हे वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है अनिरुद्ध और आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए 10th जनवरी के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, चलिए। और इससे पहले आप इस वीडियो को देखें, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और प्रेस करिए बेल आइकन को। धन्यवाद। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ मैं आपको रिवीजन दे देता हूँ आपके सिलेबस का रिव्यू करने के लिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करते करते हम ये तक भूल जाते हैं कि हमारे टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो उन सभी को रिव्यू कर लीजिए एक बार। नंबर सिस्टम, डेसिमल आप पॉज करके एक बार इन सभी को पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको फिर से रिमाइंड हो जाए कि हाँ कौन कौन सा हमारा जो सिलेबस है वो आना है। ये है आपका रीजनिंग का एंड ये है आपका जनरल अवेयरनेस का। आइए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक बुक से रिलेटेड आया है, चंद्रकांता बुक। जी हाँ, चंद्रकांता जो किताब है वो किसने लिखी है? तो उसके राइटर हैं देवकी नंदन खत्री जी। ठीक है। एक थाईलैंड में जो साइक्लोन आया था 2019 के अंदर, जिसका नाम था पाबुक, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन आया। थाईलैंड का जो साइक्लोन का नाम था क्या था? पाबुक था, जो 2019 में उसने थाईलैंड को हिट किया था। कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है क्वेश्चन आंसर्स के अंदर। तो गुवाहाटी इसका सही आंसर है, गुवाहाटी में है कामाख्या टेम्पल। एक मैथ्स का क्वेश्चन है ये कि 5 से 18, 18 से 70 और 70 से ये कितना आएगा आगे। तो हम निकाल सकते हैं कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें -2 कर दें तो 18 आ जाएगा, और 18 का मल्टीप्लाई करें 4 से और -2 कर दें तो 70 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म था कि 70 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से और -2 कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो 74 जा 280 होता है, उसमें से माइनस कर देंगे 278, हमारा आंसर आ चुका है। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें मिला है वो है IAEA से रिलेटेड। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जी हाँ, अब ये क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था। लेकिन इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वियना में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो वो हुआ था 1957 के अंदर। अगर बात की जाए कि इसके अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है प्रेजेंट में, वो हैं पुकिया अमानो। जी हाँ, पुकिया अमानो जी IAEA के प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में। एक क्वेश्चन आया था मैथ्स में से 10, 18, 28। जी हाँ, 10 से 18 हो गया, 18 से 28 हो गया, और अगला टर्म क्या होगा? तो इसमें +8 का फॉर्मूला है, +8 कर दीजिए 18 हो गया, +10 कर दीजिए 28 हो गया। मतलब दो दो नंबर्स हम बढ़ा बढ़ा के ऐड करते जाएंगे, और 28 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो वो ये 40 हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट टर्म है वहाँ पे 40 आ जाएगा। और हमें जो क्वेश्चन मिला था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो किडनी की सबसे छोटी जो इकाई है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है वो किडनी की, वो क्या है जी? तो वो है नेफ्रॉन। हाँ, नेफ्रॉन जो है किडनी की सबसे छोटी इकाई बोली जाती है। अब एक क्वेश्चन आया था बोकारो स्टील प्लांट के बारे में। जी हाँ, तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो सोवियत किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? वो था सोवियत संघ। जी हाँ, आज का उस टाइम का USSR, यानी कि आज का रशिया, उसकी सहायता से बोकारो स्टील प्लांट को जो है झारखंड में इसको झारखंड के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जिसकी इंडिपेंडेंस किस पर है? कोल। हाँ, इस ये बता देते हैं हम कि ये झारखंड में, लेकिन झारखंड से एक हम रिलेटिव बोल सकते हैं कि झारखंड जो है, झारखंड में कोल काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होता गया हो सकता है। तो हम वो उस रिलेटेड बिहाफ से हमने एक क्वेश्चन नया तैयार किया है कि ये क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि झारखंड में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता था, वो हम बोल सकते हैं कोयला। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। येलो रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें तो येलो रिवॉल्यूशन तिलहन उत्पादन से रिलेटेड था। तिलहन के जो उत्पाद हैं होते हैं, यानी कि तेल वाले जो भी फसलें होती हैं, उनको बूस्ट देने के लिए तिलहन रिवॉल्यूशन को तिलहन रिवॉल्यूशन जो है लॉन्च किया गया था। हाँ, तो अगला नेक्स्ट जो एग्रीमेंट था वो था शिमला एग्रीमेंट के नाम से। जी हाँ, शिमला एग्रीमेंट जो कब हुआ था, किन देशों के बीच में हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उस समय की पाकिस्तानी
प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और अपने इंडिया की जो थी वो थी इंदिरा गांधी जी। तो 1972 में इसको साइन किया गया था, इसलिए ये शिमला एग्रीमेंट के नाम से प्रसिद्ध है। अगला जो हमें क्वेश्चन मिला था वो था हाईएस्ट ऑनर जो है क्रोएशिया का किसको मिला है। जी हाँ, क्रोएशिया का हाईएस्ट जो ऑनर जो है वो किसको मिला है, तो वो मिला है रामनाथ कोविंद जी को। जी हाँ, रामनाथ कोविंद जी को ये हाईएस्ट ऑर्डर मिला हुआ है। आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को यानी कि रामनाथ कोविंद जी को ये ऑर्डर मिल चुके हैं, यानी कि मेडागास्कर का हाईएस्ट ऑनर मिल चुका है। डिग्री ऑफ कॉलर भी इनको मिल चुका है। अगर बात करें तो एस्टोनिया का सिविलियन ऑनर मिल चुका है। क्रोएशिया का ऑर्डर जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो मिल चुका है। और बोलिविया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो भी मिल चुका है। गुइना का भी इनको दिया जा चुका है। तो कई सारे ऑनर हैं जो इनको मिल चुके हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड आगे के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि पूछा गया था कि बिगेस्ट आर्टिलरी यानी कि जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो वो बोल सकते हैं नस होती है वो कौन सी है, तो उसको हम महाधमनी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आप याद रख सकते हैं महाधमनी। आपको बता दूं कि महाधमनी में ब्लड जो है हमारा वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है ना। वो ये बड़ी धमनियाँ होती हैं जिनका व्यास जो है शिराओं से ज़्यादा होता है। शिराएँ होती हैं जो हरे कलर की हमारी पूरी बॉडी में जो छोटी छोटी फैली रहती हैं उनको शिरा बोलते हैं। महाधमनी बोलते हैं एक जो मेन नस होती है ना उसको हम महाधमनी बोलते हैं, जो जिसमें पूरा का पूरा ब्लड जो है उसमें आता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। ये कब से कब तक रहा, फुल इंफॉर्मेशन दी हुई है मैंने। ये आया था 1956 में आया था और 1961 तक ये लागू रहा सेकंड 5 ईयर प्लान। और इसमें मुख्यतः किसके बारे में बात किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात की गई थी, यानी कि औद्योगिकरण को किस तरीके से बढ़ाया जाए, ठीक है। और महालनोबिस मॉडल पर ये लाया गया था। महालनोबिस जो हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके मॉडल पर ये लाया गया था। उनके द्वारा कमेटी बनाई गई थी, तो कमेटी के वो हेड थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के। जी हाँ, नीति आयोग देखो नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है, तो आपको बता सकता हूँ 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना को किसने रिप्लेस किया है, नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर जी। हाँ, इस वक्त हमारे नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आया था कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो किसने शुरुआत की थी उसकी, तो कार्नवालिस, ठीक है ना। कार्नवालिस ने इसकी स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। पूना एक्ट के बारे में पूछा गया था। पूना का पूरा जो पैक्ट था 1932 में आया था, जिसमें गांधी जी और प्लस अम्बेडकर जी दोनों ने भाग लिया था। इन दोनों ने ही इसको ऑपरेट किया था। जो भी इसमें काम होने थे वो इन दोनों की मर्जी से हुए थे। जी हाँ, तानसेन के बारे में एक क्वेश्चन आया था, तानसेन को क्या कहा जाता है, तो तानसेन को स्वर सम्राट कहा जाता है। और आपको तानसेन के बारे में एक और बात बता दूं कि ये ग्वालियर में इनका जन्म स्थान है, ग्वालियर के आसपास किसी गांव में। और इनको ये नवरत्न में से एक थे उस समय के अकबर के, ठीक है ना। तो तानसेन को स्वर सम्राट कहा जाता है। और जीपीएस का फुल फॉर्म आया था ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जी हाँ, जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो याद रख सकते हैं आप लोग। अगला जो क्वेश्चन आया था झारखंड का एस्टैब्लिशमेंट डे आया था। जी हाँ, एस्टैब्लिशमेंट डे, जी हाँ, झारखंड का एस्टैब्लिशमेंट डे होता है 15 नवंबर 2000 को। जी हाँ, 1 नवंबर 2000 को किसका एस्टैब्लिशमेंट डे होता है वो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का। जी हाँ, मध्य प्रदेश का चार स्टेट्स का उस दिन 1 नवंबर 2000 को इस्टेब्लिशमेंट मनाया जाता है। एक है आपका मध्य प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। तो आप और भी मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र का शायद आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन सभी स्टेट्स के जो भी इस्टेब्लिशमेंट डे हैं उनको भी आप पढ़ करके जाइएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है लीवर। जी हाँ, लीवर जो है वो हमारे पूरे बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्रंथि मानी जाती है। इसके बारे में पंचवर्षीय योजना के 5 ईयर प्लान के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप
कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी वो 1951 से 1956 तक चली, जिसमें हमने कृषि पर फोकस किया था, ठीक है ना। जिसमें हमने किस पर फोकस किया था, एग्रीकल्चर पर पूर्णतः ये फोकस करने वाली योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू होती है 1956 से 1961 तक, ठीक है, 1956 टू 1961। ये औद्योगिकरण, जी हाँ बिल्कुल, ये इंडस्ट्रीज़ के को विकसित करने के लिए लाई गई थी। तीसरी जो आती है तृतीय पंचवर्षीय योजना, वो थी 1961 से 1966 तक। ये स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। चौथी है योजना जो 1969 से 1974 तक लाई गई थी, जी हाँ, थोड़ा कुछ गैप हो गया था 3 साल का। उसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के किस तरीके से कर सकते हैं हम, तो उसके बारे में इसमें बहुत सारे प्लान्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से 1989 तक गरीबी उन्मूलन, जी है ना, गरीबी उन्मूलन, ठीक है ना। गरीबी से किस तरीके से हम अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को संपन्न बना सकते हैं, गरीबी से उठा सकते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी 1980 से 1985 तक, जिससे रोजगार का सृजन किस तरीके से हमारे देश में हो सकता है उसके बारे में ये बात कर रहे थे। वहाँ किस तरीके से हम नए नए रोजगार ला सकते हैं अपने देश के अंदर, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करवा के या फिर औद्योगिकरण से, तो उसके बारे में ये इसमें बताया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 1990 तक, जिसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई थी। आठवीं की बात करें तो 1992 से 1997 तक चली, जो कृषि एवं विकास, ठीक है ना, किस कृषि का विकास और ऑल ओवर भारत का विकास के बारे में इन्होंने बात की थी। नौवीं की बात करें तो 1997 से 2002 तक न्यायपूर्ण वितरण, ठीक है ना, न्यायपूर्ण वितरण के बारे में इसमें काफ़ी अहम योगदान दिया कि किस तरीके से हम अपने देश में न्यायपूर्ण वितरण को महत्व दे सकते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 2002 से 2007 तक चली, सामाजिक न्याय एवं सम्मान के बारे में इसमें उत्थान के लिए काम किए गए। 11वीं की बात करें तो 2007 से 2012 तक तीव्र एवं समावेशी विकास के बारे में बात की गई। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 2012 से 2017 तक, त्वरित समावेशी विकास, ठीक है ना। विकास को लेकर के बहुत सजगता उत्पन्न हो गई थी इस वक्त तक, और इसके बाद कोई भी प्लान नहीं आया। इसके बाद इसको बदल करके नीति आयोग बना दिया गया, और नीति आयोग के हेड हमने अभी बात की, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो ही अब हमारे देश की रूपरेखा है उसको डिसाइड करने का काम करता है। यहाँ मैंने ईयर्स लगाए हुए हैं, तो आप ईयर्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं पॉज करके। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया है वीडियो, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आप नए हैं, और हिट कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे मेरे द्वारा लाई जाने वाले हर वीडियो को आपको अच्छी तरीके से करेक्ट टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप उसको सही समय पर देख सकें। मिलते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।